Hit subscribe button and don't forget to press the bell icon for regular updates. चलिए बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स। मोटे मोटे इसके अंदर आपको दो सेक्शन पढ़ने हैं। एक आपको सेक्शन नंबर 49 पढ़ना है और एक आपको इसके अंदर सेक्शन नंबर 50 पढ़ना है। और इस चैप्टर के अंदर हम वो तीन लेजर्स की बात भी करेंगे जो मैंने आपको शुरुआत में बताए थे कि जीएसटी पोर्टल में तीन लेजर्स अवेलेबल होते हैं: इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि असेसी जो है, जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो जीएसटी में अपने टैक्सेस की लाइबिलिटी को कैसे पे ऑफ करता है, कौन से चालान उसको भरने पड़ते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल होगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल होगा और कैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर वर्क करता है। ये सारा काम आपको इस चैप्टर के अंदर समझ में आएगा। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 49 से। सेक्शन नंबर 49 बात करता है पेमेंट ऑफ टैक्स की, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की, पेमेंट ऑफ पेनल्टी की, पेमेंट ऑफ अदर अमाउंट की। मतलब कोई भी पैसा जो आपको जीएसटी के अंदर देना है, उन सब की बात सेक्शन नंबर 49 में हो रही है, राइट। तो एवरी डिपॉजिट मेड टूवर्ड्स द टैक्स, interest, penalty, fees or any other amount by a person by internet banking or by using the credit or the debit cards or the national electronic fund transfer or real time gross settlement or by such other mode and subject to such conditions and restrictions as may be prescribed shall be credited to the electronic cash ledger of such person to be maintained in such manner as may be prescribed। क्या बोल रहा है वो? कह रहा है कि भाई आप जो भी डिपॉजिट करोगे वो डिपॉजिट किसके लिए हो सकता है? सर, वो डिपॉजिट टैक्स के लिए हो सकता है, वो डिपॉजिट इंटरेस्ट के लिए हो सकता है, वो डिपॉजिट पेनल्टी के लिए हो सकता है, वो डिपॉजिट फीस के लिए हो सकता है। ये जो भी पेमेंट आपको जीएसटी के अंदर करनी है, ये सारी की सारी पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीन से होनी चाहिए। ठीक है, लिखा नहीं है ऐसा, लिखा तो कुछ और है, लेकिन इसका मतलब ये निकलता है कि सारी की सारी पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीन से होनी चाहिए। मतलब कि या तो आप अपना डेबिट कार्ड यूज करो या तो आप अपना क्रेडिट कार्ड यूज करो, एनईएफटी कराओ, आरटीजीएस कराओ, यूपीआई के थ्रू पे करो, नेट बैंकिंग के थ्रू पे करो, मतलब कैसे भी ऑनलाइन पेमेंट करोगे। और जो भी तुम पेमेंट करोगे, ये पेमेंट सीधे कहाँ चली जाएगी? ये पेमेंट क्रेडिट कर दी जाएगी आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर। अब जरा एक बात ध्यान देना, ये जो लेजर्स हैं, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लाइबिलिटी लेजर, ये लेजर गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है, जीएसटी डिपार्टमेंट प्रिपेयर कर रही है रजिस्टर्ड पर्सन का। बात समझ में आया? तो आपने ये पैसा किसको दिया है? गवर्नमेंट को दिया है। आपका पैसा है जो आपने गवर्नमेंट को दिया है, तो गवर्नमेंट इसे लाइबिलिटी मानती है अपनी, और वो आपके कैश लेजर में उसको क्या कर देती है? क्रेडिट कर देती है। ठीक है ना भाई? मैं अगर किसी को पैसा देता हूं तो वो उस पैसे को मेरे अकाउंट में क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, राइट। जैसे आप बैंक में पैसा जमा करते हो तो बैंक आपके अकाउंट को क्या करता है? क्रेडिट कर देता है। तो सेम उसी तरीके से जैसे आपने गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा दिया, तो ये टैक्स का पैसा, इंटरेस्ट का पैसा, पेनल्टी का पैसा, फीस का पैसा कहां चला जाएगा? ये आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा। और कौन सी साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे जाएगा। इट विल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। लॉजिक समझ में आया कि डेबिट क्यों नहीं हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है? सर, क्रेडिट इसलिए हो रहा है क्योंकि ये लेजर्स हम नहीं बना रहे हैं, सामने वाला बंदा हमारा लेजर बना रहा है। और सामने वाला बंदा मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट जब हमारा लेजर बनाएगा और हम अगर जीएसटी डिपार्टमेंट को पैसा देंगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट हमको क्रेडिट करेगी, राइट। अब आगे क्या बोल रहा है? आगे कह रहा है ओवर द काउंटर पेमेंट थ्रू ऑथराइज्ड बैंक over the counter payment through authorized bank for deposits up to rupees 10,000 per challan per tax period, by cash, by check, by demand draft. This amount restriction is not applicable to remittances by the government departments, by the proper officer or any other officer recovering the outstanding dues, or during any investigation or enforcement activity or ad hoc deposit। फिर इसने कहा कि एक्सेप्शन है, आप चाहो तो ओवर द काउंटर भी पेमेंट कर सकते हो। एक्सेप्शन लगाया
कि आप चाहो तो ओवर द काउंटर भी पेमेंट कर सकते हो। ओवर द काउंटर का मतलब क्या है? आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से पेमेंट नहीं करना चाहते हो तो आप बैंक अकाउंट में जाएंगे, सॉरी किसी बैंक में जाएंगे और बैंक में जाके कैश में, चेक के थ्रू या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू आप क्या करेंगे? जीएसटी डिपार्टमेंट को पेमेंट करेंगे। इसको बोल सकते हो आप मैनुअल पेमेंट करेंगे। तो आप ओवर द काउंटर जाके मैनुअली भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये जो ओवर द काउंटर की पेमेंट की बात चल रही है यहां पर वो बोलता है कि रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या है? कि जो आप मैक्सिमम पेमेंट कर सकते हो ओवर द काउंटर, मैक्सिमम पेमेंट जो आप कर सकते हो ओवर द काउंटर वो होगी 10,000 रुपए पर चालान पर टैक्स पीरियड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि एक चालान के थ्रू आप मैक्सिमम कितना पेमेंट कर सकते हो? 10,000 रुपए। सर ये चालान क्या होता है? सर चालान एक तरीके का वाउचर हो गया जिसे आप फिल करोगे और फिल करने के बाद आप इसे को जमा करोगे। जैसे आप विड्रॉ करते हो बैंक से जाके पैसा, या फिर आप चेक डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो आप एक विड्रॉल स्लिप भरते हो या फिर डिपॉजिट स्लिप भरते हो। वैसे ही बैंक को जब आप टैक्सेस देते हो तो आप चालान फिल करते हो। चालान में आप अपनी सारी डिटेल्स देते हो कि भाई आप कौन हो, आपका जीएसटी क्या है, कौन से टैक्स पीरियड का पैसा दे रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो, ये सारी चीजें आप चालान के अंदर मेंशन कर दोगे, राइट। तो एक चालान में 10,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट नहीं किया जा सकता। टैक्स पीरियड हो सकता है आपके ऊपर मंथली लगता हो सकता है आपके ऊपर टैक्स पीरियड क्वार्टरली लगता हो। तो अगर आप नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है तो इट विल बी मंथली, और अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है तो इट विल बी क्वार्टरली। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके ऊपर टैक्स पीरियड कौन सा लग रहा है, मंथली लग रहा है कि क्वार्टरली लग रहा है। एक टैक्स पीरियड के लिए आप मैक्सिमम 10,000 रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हो, राइट। तो ये मैनुअल पेमेंट है ओवर द काउंटर। ये 10,000 रुपए तक हो सकती है एक टैक्स पीरियड के लिए, एक चालान के लिए। और अगर आपके लिए एक टैक्स पीरियड की लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा की है तो आपको फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस ही अडॉप्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को पेमेंट करने के लिए। अब चाहे तुम ओवर द काउंटर पेमेंट करो, चाहे तुम इलेक्ट्रॉनिक मींस से पेमेंट करो, जो भी पेमेंट तुम गवर्नमेंट को करोगे वो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर जाके क्रिएट कर दी जाएगी, ठीक है। फिर इसने कहा कि ये जो ओवर द काउंटर की रिस्ट्रिक्शन है, ओवर द काउंटर वाली रिस्ट्रिक्शन है, ये एप्लीकेबल नहीं होती है अगर पेमेंट कर रहा है कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगर पेमेंट कर रहा है कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को अगर जीएसटी का पेमेंट करना है तो वो कितना भी पेमेंट ओवर द काउंटर कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाएगी 10,000 रुपए वाली। सिमिलरली अगर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या फिर असेसमेंट के थ्रू आपसे पैसा रिकवर किया है, ठीक है ना, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, असेसमेंट के थ्रू आपसे पैसा रिकवर किया है, तो वहां पर आपकी ये 10,000 रुपए की रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट आपके प्रीमाइसेस पे आई है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने के लिए, उसने आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करे और वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं थे, मतलब आपने टैक्स की चोरी करी हुई थी, और गवर्नमेंट ने आपसे उसी समय वो टैक्स का पैसा क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। तो गवर्नमेंट जब आपसे उसी समय टैक्स का पैसा रिकवर कर रही है तो जिस भी मोड से उसको पैसा मिलेगा वो उस मोड से पैसा ले लेगी। वो ये थोड़ा ना कहेगी कि नहीं भैया तुम इसे इलेक्ट्रॉनिक मीन से ही दो। भाई अगर हमारा पैसा कहीं फंसा हुआ है और वो पैसा हमें मिल रहा है तो जैसे भी मिलेगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि पता नहीं बाद में दिक्कत आएगी, राइट। तो इस केस में अगर इन्वेस्टिगेशन के थ्रू प्रॉपर ऑफिसर क्या कर रहा है, कोई अमाउंट रिकवर कर रहा है डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन से, तो वो जो भी अमाउंट रिकवर करता है, कितना भी अमाउंट वो रिकवर करता है, वो आप ओवर द काउंटर क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। दिस इज सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 49। इसने बोला कि हर डिपॉजिट जो आप करोगे वो आप इलेक्ट्रॉनिक मींस से करोगे, और जो भी पैसा आप डिपॉजिट करोगे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो एक टैक्स पीरियड के लिए एक चालान के थ्रू 10,000 रुपए तक ओवर द काउंटर पेमेंट कर सकते हो। ये जो रिस्ट्रिक्शन है ओवर द काउंटर वाली, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ऊपर नहीं लगती है, और अगर कोई पैसा हमने इन्वेस्टिगेशन के थ्रू रिकवर किया है तो उसके ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होती है। उस वक्त हम जितना भी चाहें उतना पैसा कैश में डिफॉल्टिंग रजिस्टर्ड पर्सन से रिकवर करके इसे क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं,
राइट। इसके बाद कह रहा है द इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सेल्फ असेस्ड in the return of a registered person shall be credited to his electronic credit ledger in accordance with section 41 to be maintained in such manner as may be prescribed। ठीक है, क्या बोल रहा है वो आपसे? कह रहा है कि जो तुम्हारा सेल्फ असेस्ड आईटीसी है, सेल्फ असेस्ड जो तुम्हारा आईटीसी है, जो तुमने क्लेम किया है अपनी रिटर्न में, अब यहां पे रिटर्न कौन सी है? क्लेम करा है रिटर्न GSTR 3B में। याद करो मैंने आपको सेक्शन नंबर 16 पढ़ाया था। सेक्शन नंबर 16(1) की कंडीशन थी, 16(2) की कंडीशन थी कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसने अपना रिटर्न फाइल कर दिया हो। रिटर्न कौन सा फाइल करना है? GSTR 3B। तो ये GSTR 3B में आप क्या करेंगे? आप सेल्फ असेस्ड, सेल्फ असेस मतलब कि आपको खुद एसर्टेन करना है कि किस चीज का आईटीसी आपको मिलना है, किस चीज का आईटीसी आपको नहीं मिलना है। तो GSTR 3 में आप सेल्फ असेस्ड आईटीसी क्लेम करेंगे। सेल्फ असेस्ड आईटीसी लेने का मतलब क्या हुआ? आप सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 19 इन सेक्शन की कंप्लायंसेस को चेक करने के बाद आप GSTR 3B में अपना आईटीसी क्या करेंगे? क्लेम करेंगे। और जितना आईटीसी तुम क्लेम करोगे उतना आईटीसी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। मतलब तुम्हें खुद डिटरमिन करना है कि तुम्हें कितना आईटीसी मिलना है, गवर्नमेंट नहीं एसर्टेन करेगी। गवर्नमेंट बाद में तुम्हारा ये आईटीसी चेक कर सकती है कि तुमने जो आईटीसी क्लेम किया है वो सही है कि गलत है। देखो हमारे यहाँ जो भी टैक्सेशन सिस्टम है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, जीएसटी हो, कस्टम्स हो, यहाँ पे सारा का सारा प्रोसीजर किस पे है? सेल्फ असेसमेंट पे बेस्ड है। पहले आपको सारा काम सेल्फ असेस करके गवर्नमेंट को देना होता है रिटर्न्स के फॉर्म में, और बाद में गवर्नमेंट आपकी रिटर्न्स को स्क्रूटनाइज करती है। सब कुछ अगर ऑर्डर में है तो बात खत्म हो जाती है, लेकिन अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है, मतलब गवर्नमेंट के एविडेंसेस कुछ कह रहे हैं और आपकी रिटर्न कुछ कह रही है, तो उन डिस्क्रिपेंसीज के लिए वो आपसे शो कॉज करती है कि भैया इन डिस्क्रिपेंसीज का रीजंस बताइए और क्यों हम आपके ऊपर पेनल्टी या इंटरेस्ट चार्ज ना करें, इसका रीजन आप हमको दीजिए। मतलब अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है तो बाद में आपके ऊपर असेसमेंट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करी जाती हैं। इनिशियली हर चीज किस पे बेस्ड है? सेल्फ असेसमेंट पे बेस्ड है। तो यहां पर भी जीएसटी में भी क्या बोला कि रजिस्टर्ड पर्सन तुम ये आईटीसी के जितने भी सेक्शंस है खुद चेक कर लो कि किस चीज का क्रेडिट मिलना है, किस चीज का क्रेडिट नहीं मिलना है, किसका क्रेडिट ब्लॉक है, किसका क्रेडिट अपोर्शन करना है। ये सारा कार्यक्रम तुम खुद कर लो, ठीक है ना, हमारे ऊपर मत छोड़ो। सारा कार्यक्रम तुम खुद कर लो और तुम खुद ही GSTR 3B के अंदर आईटीसी क्लेम कर लो। जितना आईटीसी तुम मांगोगे हम तुम पे भरोसा करके वो आईटीसी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बाद में हम स्क्रूटनाइज करते रहेंगे कि तुमने सही क्लेम किया है कि नहीं किया है, राइट। इसके बाद अगला पॉइंट क्या कहता है? द अमाउंट अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर may be used for making any payment towards the tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the provisions of the act or the rules made thereunder in such manner and subject to such condition and within such time as may be prescribed. Okay, the amount available in the electronic credit ledger may be used for making any payment towards the output tax under this act or under the IGST act in such manner and subject to such condition and within such time as may be prescribed। क्या बोला उसने? कह रहा है कि बाबू जो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा पड़ा हुआ है, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो पैसा पड़ा हुआ है, इस पैसे को तुम यूटिलाइज कर सकते हो एनी पेमेंट अंडर द जीएसटी। अब ये एनी पेमेंट का मतलब क्या है? सर एनी पेमेंट का मतलब ये हो गया कि तुम इससे इंटरेस्ट दे सकते हो, तुम इससे पेनल्टी दे सकते हो, तुम इससे कोई भी फीस दे सकते हो और ऑब्वियसली तुम इससे टैक्सेस तो पे कर ही सकते हो,
राइट तो तुम कैश लेजर में जो पैसा पड़ा है उसको यूटिलाइज कर सकते हो टैक्सेस को पे करने के लिए, इंटरेस्ट को पे करने के लिए, पेनल्टी को पे करने के लिए, फीस को पे करने के लिए, या फिर एनी अदर अमाउंट को पे करने के लिए। इसके अलावा भी अगर कोई अमाउंट है जो पे करना है, उसको पे करने के लिए भी तुम कैश लेजर का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है तुम्हारा, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस को पे करने के लिए होता है, ओनली फॉर टैक्सेस। मतलब तुम क्रेडिट लेजर से इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं कर सकते, तुम क्रेडिट लेजर से पेनल्टी का पेमेंट नहीं कर सकते, तुम क्रेडिट लेजर से फीस की पेमेंट नहीं कर सकते, तुम क्रेडिट लेजर से किसी और सम का पेमेंट नहीं कर सकते। क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टैक्सेस को पे होने करने के लिए होगा, और कैश लेजर का इस्तेमाल किसी भी अमाउंट को पे करने के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी तक मैंने जितने पॉइंट्स आपको कराए सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 4 तक, यहां तक किसी को किसी पॉइंट में डाउट है तो पहले पूछो। सब सेक्शन 1 से लेकर सब सेक्शन 4, इस चैप्टर में दिक्कत कुछ नहीं आएगी, कुछ भी टेक्निकल नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है, प्रोसीजरल बेस्ड है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। 1 से लेकर 4 सब सेक्शन तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज हम आगे बढ़े। सब सेक्शन 5 मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आईटीसी में, एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूं। द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी यूटिलाइज्ड एज फॉलोज। सबसे पहले आईजीएसटी को यूज किया जाता है आउटपुट आईजीएसटी को पे करने के लिए। इसके बाद अगर आईजीएसटी में कुछ बैलेंस बच जाएगा तो इसे आप इस्तेमाल करेंगे आउटपुट सीजीएसटी को पे करने के लिए या फिर आउटपुट एसजीएसटी को पे करने के लिए। अब ये आपकी मर्जी है कि बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी को आप पहले आउटपुट सीजीएसटी में यूज करते हो कि आउटपुट एसजीएसटी में यूज करते हो। ठीक है, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सबसे पहले आपको आईटीसी ऑफ आईजीएसटी कंप्लीटली यूटिलाइज करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम आईटीसी ऑफ आईजीएसटी छोड़ के आईटीसी ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी पहले यूटिलाइज कर लो ना। सबसे पहले तुम्हें फुल्ली यूटिलाइज करना है आईटीसी ऑफ आईजीएसटी, और उसके बाद आईटीसी ऑफ सीजीएसटी और एसजीएसटी यूटीजीएसटी शैल बी यूज्ड। बात समझ में आया? सेकंड प्रेफरेंस में जो तुम्हारे पास सीजीएसटी का क्रेडिट है, इसको आउटपुट सीजीएसटी को पे करने के लिए इस्तेमाल करोगे, और अगर बैलेंस बच जाएगा तो आउटपुट आईजीएसटी को पे करने के लिए इस्तेमाल करोगे अगर आउटपुट आईजीएसटी एग्जिस्ट करती है तो। सिमिलरली जो आपके पास एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है, सबसे पहले इससे आप आउटपुट एसजीएसटी को पे करोगे, और अगर बैलेंस बच जाएगा तो उससे आप आउटपुट आईजीएसटी को पे करोगे अगर आपके पास आउटपुट आईजीएसटी एग्जिस्ट करता है तो। नोट, if there is output IGST and also the ITC of CGST and SGST or UTGST, ITC of CGST shall be used first and only after that ITC of SGST, UTGST shall be used। तो कह रहा है कि आउटपुट IGST को पे करने के लिए पहले आप किसका इस्तेमाल करेंगे? पहले आप इनपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप इनपुट सीजीएसटी का इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद ही आप इनपुट एसजीएसटी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसको पूरे को अगर मैं समराइज करूं तो सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस किसकी आती है? फर्स्ट प्रेफरेंस में कहता है कि सर सबसे पहले आप इनपुट आईजीएसटी की बात करो। ये जो इनपुट आईजीएसटी है आपके पास, सबसे पहले इससे आप अपनी आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करो, और अगर आउटपुट आईजीएसटी की लायबिलिटी को पे करने के बाद भी अगर आपके पास इनपुट आईजीएसटी बच जाती है तो सेकंड प्रेफरेंस में आप इसे आउटपुट सीजीएसटी या फिर आउटपुट एसजीएसटी को पे करने में यूज करो। अब ये ऑर्डर आपको कौन सा यूज करना है ये आपकी मर्जी है, ऑर्डर एट ऑप्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, राइट। मतलब कि आप पहले सीजीएसटी को पे कर लो और फिर एसजीएसटी को पे करो, या पहले एसजीएसटी को पे कर लो फिर सीजीएसटी को पे कर लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद सेकंड प्रेफरेंस में वो कहता है कि आपके पास जो इनपुट सीजीएसटी है उसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे?
सबसे पहले आउटपुट सीजीएसटी को पे करने के लिए, बैलेंस अगर बच जाए तो आउटपुट आईजीएसटी को पे करने के लिए। फिर इसके बाद अगर आपके पास इनपुट में एसजीएसटी और यूटीजीएसटी है तो इससे आप सबसे पहले आउटपुट एसजीएसटी लायबिलिटी को पे करोगे, और अगर बैलेंस आपके पास बच जाए तो उससे आप आउटपुट आईजीएसटी पे करोगे। पहले ये होगा, फिर ये होगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा। मतलब सीजीएसटी से पहले सीजीएसटी पे होगा और अगर बैलेंस बचेगा तो आईजीएसटी। एसजीएसटी से पहले एसजीएसटी होगा और अगर बैलेंस बचेगा तो आईजीएसटी, राइट। इसके बाद उसने आपसे कहा कि भाई अगर आपके पास आउटपुट आईजीएसटी है तो इसके लिए तुम आईटीसी किसका यूज करोगे? आउटपुट आईजीएसटी को पे करने के लिए सबसे पहले तुम इनपुट आईजीएसटी का इस्तेमाल करोगे। फिर इसने कहा कि अगर इनपुट आईजीएसटी कम पड़ जाए और तुम्हारे पास इनपुट सीजीएसटी है तो तुम इनपुट सीजीएसटी का इस्तेमाल करोगे। तीसरा कहता है कि अब तुम किसका इस्तेमाल करोगे? इनपुट एसजीएसटी का इस्तेमाल करोगे। ये जितनी बातें मैंने आपको बताई ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इस तरीके से काम नहीं किया तो आपका मामला हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। अब इतनी बातें तो एक्ट ने आपको बताई। अब अगर आपको ध्यान हो, जब मैं आईटीसी के क्वेश्चंस कर रहा था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप जब आईटीसी क्लेम करो तो जो ऑर्डर मैं आपको बोल रहा हूं वो ऑर्डर आप फॉलो कर लो। सबसे पहले आप आईजीएसटी का क्रेडिट लो, फिर आप सीजीएसटी का क्रेडिट लो और फिर आप एसजीएसटी का क्रेडिट लो। तरीका सेम रखना, राइट, तरीका सेम रखना। आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी के लिए और उसके बाद सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी के लिए, सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी के लिए फिर आईजीएसटी के लिए, एसजीएसटी को पहले एसजीएसटी के लिए फिर आईजीएसटी के लिए। इस तरीके से अगर आप काम करोगे कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमेशा एक बात और ध्यान रखना कि आपको इनपुट आईजीएसटी को पहले फुल्ली यूटिलाइज करना है। इनपुट आईजीएसटी को आपको हमेशा फुल्ली यूटिलाइज करना है, इसे आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे अभी अच्छे से और तसल्ली से, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी ये जो कॉन्सेप्ट था ऑलरेडी आपका पढ़ा हुआ था, मैंने सिर्फ आपको रिवाइज करवाया है। आगे बढ़ते हैं। द बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर after the payment of tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under this act or the rules made thereunder may be refunded in accordance with the provision of section 54। तो अब इसमें क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास अगर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर बैलेंस बच जाता है आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, बैलेंस बच जाता है तो ये बैलेंस का तुम चाहो तो रिफंड क्लेम कर सकते हो। और रिफंड क्लेम करने का जो प्रोसीजर है वो सेक्शन नंबर 54 में लिखा है, जो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। सीए फाइनल्स में हमको वो चीज पढ़नी है। तो मोटी मोटी बात बस इतनी है कि अगर पेमेंट के बाद क्रेडिट लेजर में या फिर कैश लेजर में अगर कोई बैलेंस बच जाता है तो उस बैलेंस का अपन रिफंड क्लेम कर सकते हैं, और वो रिफंड किस सेक्शन में मिलता है? सेक्शन 54 में मिलता है। All the liabilities of a taxable person under this act shall be recorded and maintained in an electronic liability registered as may be prescribed। तो जितना भी अमाउंट तुमसे लेना है, जो भी अमाउंट ड्यू है तुमसे, अमाउंट ड्यू फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, वो सब कहां पर आएगा? इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में डेबिट कर दिया जाएगा। बात समझ में आया? तो अगर तुमसे मुझे कोई टैक्स का पैसा लेना है, तुमसे इंटरेस्ट का पैसा लेना है, तुमसे पेनल्टी का पैसा लेना है, तुमसे फीस का पैसा लेना है, तो ये जो भी पैसा तुमसे लेना है इसे क्या कर दिया जाएगा सर? इसे डेबिट कर दिया जाएगा आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर के अंदर, राइट। अब ये लेजर कौन मेंटेन कर रहा है? गवर्नमेंट मेंटेन कर रही है। गवर्नमेंट को हमसे कुछ पैसा लेना है तो ऑब्वियस है कि हमें अगर किसी से पैसा लेना है तो हम उसे क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो गवर्नमेंट हमको क्या कर देगी? डेबिट कर देगी, राइट। एवरी टैक्सेबल पर्सन शैल डिस्चार्ज हिज टैक्स एंड अदर ड्यूज अंडर दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, नेमली self-assessed tax and other dues related to the returns of the previous tax period,
self assessed tax and other dues related to the return of current tax period, any other amount payable under the act or the rules made thereunder including the demand determined under section 73 और 74। तो कह रहा है कि जो तुम्हारी ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी होगा वो क्या होगा, जो ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी होगा, तुम्हारे जो क्रेडिट लेजर में और कैश लेजर में जो पैसा पड़ा हुआ है वो किस ऑर्डर में यूटिलाइज किया जाएगा। तुम्हारे क्रेडिट लेजर में और कैश लेजर में जो पैसा पड़ा हुआ है उसे किस ऑर्डर में यूटिलाइज किया जाएगा। तो पहला पॉइंट कहता है कि जो तुमने सेल्फ असेस किया था, सेल्फ असेस्ड टैक्स, मतलब तुमने खुद बताया था कि मेरी टैक्स लायबिलिटी इतनी है, और अगर ये सेल्फ असेस्ड टैक्स प्रीवियस पीरियड का पेंडिंग है तो पहले ये पे किया जाएगा, और अगर कोई पेंडिंग नहीं है तो सीधे करंट का पे किया जाएगा। राइट। तो सर जब आपकी डिस्चार्ज होनी शुरू होगी तो सबसे पहले पिछले टैक्स पीरियड का अगर कोई ड्यूज बाकी है, पिछले टैक्स पीरियड का अगर कोई ड्यूज बाकी है तो पहले वो पे होगा, उसके बाद करंट पीरियड के ड्यूज क्लियर होंगे, इसके बाद तीसरे नंबर पे कहता है कि भैया अगर तुमसे कोई डिमांड रेस करी गई है अंडर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 तो ये डिमांड की रिकवरी करी जाएगी। अब ये डिमांड क्या है सर, आपने टैक्सेस की चोरी करी थी। डिमांड कब आती है सर, डिमांड आती है जब आपने टैक्सेस पे नहीं करे होते या फिर शॉर्ट पेड करे होते हैं। जब आपने आईटीसी रॉन्गली यूटिलाइज किया होता है, या फिर आपको एरनियसली रिफंड मिल जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब तुमने टैक्सेस पे नहीं करे या फिर कम पे करे या फिर तुमने आईटीसी गलत क्लेम किया या फिर तुम्हें गलती से रिफंड मिल गया, तो गवर्नमेंट इस पैसे को रिकवर करती है। और ये रिकवरी किन सेक्शंस में होती है सर, ये रिकवरी या तो सेक्शन नंबर 73 में होती है या तो 74 में होती है। ये सेक्शंस भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ी सी नॉलेज ले लो। सेक्शन 73 में अगर तुमने टैक्सेस पे नहीं किए, शॉर्ट पे करे, आईटीसी तुमने रॉन्गली अवेल किया या एरनियसली रिफंड हुआ, ये अनइंटेंशनली हुआ, तुमने जान के नहीं किया, ये कार्यक्रम ये कर्म तुमने जान के नहीं करे, अनजाने में हो गए, तो गवर्नमेंट सेक्शन 73 लगाती है। मतलब इसमें पेनल्टी जो है वो कम है क्योंकि गलती जान के नहीं करी है। लेकिन अगर ये सारे कार्यक्रम तुमने जानबूझ के करे, मतलब तुमने जान के गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा नहीं दिया, तुमने जान के गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा कम दिया, जान के तुमने आईटीसी ज्यादा ले लिया, जान के तुमने मिस रिप्रेजेंटेशन करके तुमने एरनियसली रिफंड ले लिया, तो गवर्नमेंट कहती है तुमने पाप किया है। और जब तुमने पाप किया है तो सेक्शन 74 में ज्यादा पेनल्टी है, ज्यादा इंटरेस्ट है, उसके साथ पैसा आता है। 73 और 74 दोनों ही डिमांड के सेक्शन है, दोनों में ही रिकवरी करी जाती है। लेकिन 73 में उन मिस्टेक्स की बात है जो अनइंटेंशनली हुई है, 74 में वो मिस्टेक्स हैं जो आपने इंटेंशनली करी हैं, जहां पर पेनल्टी आपकी ज्यादा होगी। डिटेल्ड बातें आप लोग फाइनल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस मोटी मोटी बात ये समझो कि जो डिस्चार्ज होगा उसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले जो तुम खुद टैक्स बोल रहे हो, सेल्फ असेस्ड, जो तुम कह रहे हो कि तुमको देना है प्रीवियस टैक्स पीरियड का, वो दो, फिर करंट टैक्स पीरियड का दो, और उसके बाद ये वो टैक्स का पैसा है जो जीएसटी डिपार्टमेंट कह रही है कि तुमसे लेना है क्योंकि तुमने चोरी करी हुई है। तो सर इसके बाद इस पैसे को क्या किया जाएगा, रिकवर किया जाएगा। दिस इज द ऑर्डर विच यू हैव टू फॉलो, राइट। इसके बाद सब सेक्शन 9, एवरी पर्सन who has paid the tax on the goods or services under this act shall, unless the contrary is proved by him, be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient of such goods or services or both। क्या बोल रहा है, कह रहा है सर जो भी टैक्सेस आपने पे करे हैं, जो भी टैक्सेस पे करे हैं, इसे डीम किया जाएगा,
कि आपने इसका बर्डन पास ऑन कर दिया है रिसिपिएंट को। भाई इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो अगर मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूं तो सर्विसेज का टैक्स का पैसा भी लूंगा और सर्विसेज का पैसा भी लूंगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि सप्लायर ने जो टैक्स का पैसा हमें दिया है, वो टैक्स का पैसा उसने अपनी जेब से नहीं दिया है, उसने रिसिपिएंट को ये बर्डन पास ऑन कर दिया है और रिसिपिएंट से टैक्स का पैसा रिकवर करके हमको दिया है। ये हमेशा गवर्नमेंट डीम करेगी। सर ये बात यहां पर क्यों लिखी गई है? ये बात यहां पर बच्चे इसलिए लिखी गई है क्योंकि आगे चल के रिफंड आ सकता है, आगे चल के रिफंड का मुद्दा उठ सकता है और रिफंड उसी को मिलेगा जिस पर्सन ने एक्चुअली में बर्डन बियर किया हुआ है। जिस बंदे ने एक्चुअली में बर्डन बियर किया है उसी को रिफंड मिलेगा। तो भैया अगर तुमने हमें टैक्सेस दिए हैं तो तुमने तो बर्डन पास ऑन कर दिया ना, तुमने तो बर्डन बियर किया ही नहीं। तो रिफंड की अगर बात आएगी तो ये रिफंड किसको मिलेगा? रिफंड उस व्यक्ति को मिलेगा जिसने एक्चुअली में बर्डन बियर किया है, यानी कि रिसिपिएंट को। तो कह रहा है जब तक तुम हमें ये प्रूव ना कर दो, जब तक तुम हमें ये प्रूव ना कर दो कि तुमने रिसिपिएंट को बर्डन पास ऑन नहीं किया है, तब तक हमेशा यही माना जाएगा कि बर्डन रिसिपिएंट को पास किया जा चुका है। बात समझ में आई? एक टर्म आएगा डॉक्ट्रीन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे के लॉस पे अपना फायदा नहीं कर सकता है, दूसरे के लॉस पे अपना फायदा नहीं कर सकता है। मान लीजिए ए है, ए ने बी को गुड्स बेचे थे और इनसे 10,000 रुपए गुड्स के चार्ज किए थे और जीएसटी के इन्होंने इनसे 1,200 रुपए चार्ज किए थे। 11,200 रुपए बी ने क्या किया था? ए को दे दिया था, राइट। और ए ने क्या किया था? सर ए ने गवर्नमेंट को 1,200 रुपए दे दिए थे। अब एक्चुअली में टैक्स का बर्डन किसने बियर किया है? सर एक्चुअली में टैक्स का बर्डन बी ने बियर किया है। अब कल को मान लो इस 1,200 के रिफंड की बात आती है, इस 1,200 रुपए के रिफंड की बात आती है कल को, तो ये रिफंड किसको दिया जाए? रिफंड ए को दिया जाए क्योंकि ए ने गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए हैं, कि बी को दिया जाए? सर कायदा ये बोलता है कि जिसने बर्डन बियर किया उसको दो ना। अगर बी ने बर्डन बियर किया है और आप ए को रिफंड दे दोगे तो आप डॉक्ट्रीन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट को वायलेट कर दोगे। मतलब नुकसान हुआ बी का और फायदा हुआ ए का, ऐसा नहीं हो सकता। टैक्स अगर बी ने पे किया है तो रिफंड भी बी को मिलना चाहिए। इसीलिए यहां पर यह बात लिखी है कि अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, जब तक रजिस्टर्ड पर्सन ये प्रूव ना कर दे कि उसने बर्डन शिफ्ट नहीं किया था, तब तक वो रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता। बात समझ में आया? बाय डिफॉल्ट गवर्नमेंट हमेशा ये मानेगी कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है और सप्लायर ने टैक्स का पैसा क्या किया होगा? कस्टमर से लेकर ही हमें दिया होगा। बस मुद्दे की बात ये है, राइट। अभी तक जितनी बातें करी सब सेक्शन 9 तक, यहां पर किसी को डाउट है? सब सेक्शन 5 से लेकर सब सेक्शन 9 तक किसी को डाउट है? सेक्शन 49 ओवर हो गया है, बस अब हमें कुछ रूल्स पढ़ने हैं जिसके अंदर क्रेडिट लेजर, कैश लेजर और लायबिलिटी लेजर आएगा। एंड देन एक छोटा सा सेक्शन, सेक्शन 50, explanations. For the purpose of this section, the date of credit to the account of the government in the authorized bank shall be deemed to be the date of deposit in the electronic cash ledger. The expression tax dues means the tax payable under this act and does not include interest, fees, penalty and other dues means interest, penalty, fees and any other amount payable under this act or the rules made thereunder. बेसिकली बस वो ये बोल रहा है कि जिस दिन गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा आएगा वही दिन माना जाएगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा आया है। तो सपोज करो भाई आपने पैसे की पेमेंट करी, अभी आपने पेमेंट करी, आज तारीख है 26 सितंबर 2020, आपने आज पेमेंट करी, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट, रजिस्टर्ड पर्सन का बैंक अकाउंट डेबिट हो गया,
लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में सर्वर इशू था, गवर्नमेंट के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हुई ऑन 27 सितंबर 2020। सपोज कर लो ऐसा हुआ कि तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसा 26 तारीख को ही डेबिट हो गया, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा 27 तारीख को पहुंचा। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई तेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा, तेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पैसा 27 तारीख को आया है। भले 26 तारीख को आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, भले 26 तारीख को तुम्हारी जेब से पैसा चला गया, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसा कब आया? 27 सितंबर को आया। तो तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी पैसा कब आएगा? 27 तारीख को ही आएगा, 26 तारीख को नहीं आएगा। यानी कि जो डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी वो डेट ऑफ पेमेंट 27 सितंबर मानी जाएगी, ना कि 26 सितंबर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट उसने बोला था कि भाई जो टैक्स ड्यूज है, जब वर्ड हम टैक्स ड्यूज लिख रहे हैं तो टैक्स ड्यूज के अंदर सिर्फ क्या आएगा? ओनली टैक्स। और जब हम अदर ड्यूज लिख रहे हैं तो अदर ड्यूज के अंदर क्या आएगा? सर अदर ड्यूज के अंदर सब कुछ आ जाएगा, इंटरेस्ट भी आ जाएगी, फीस भी आ जाएगी, पेनल्टी भी आ जाएगी, और कोई अमाउंट भी ड्यू है तो वो भी आ जाएगी। राइट, तो सब जब टैक्स ड्यूज की बात होगी तो सिर्फ टैक्स की बात होगी, और जब अदर ड्यूज की बात होगी तो बाकी जो भी पैसा जीएसटी में देना है उसकी बात हो जाएगी। अब बात करते हैं सर ये ई लेजर्स और रजिस्टर क्या होते हैं। बता चुका हूं, गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके जीएसटी पोर्टल पे 3 तरीके के अकाउंट बना रही है, 3 तरीके के लेजर बना रही है। इन लेजर्स में एक लेजर है कैश लेजर, जिसमें आप जो कैश डिपॉजिट करते हो वो आता है। एक है क्रेडिट लेजर, जिसके अंदर आपका सेल्फ असेस्ड आईटीसी का क्लेम आ जाता है। और एक है लाइबिलिटी लेजर, इसके अंदर जितने भी अमाउंट ड्यू है आपके टुवर्ड्स द जीएसटी डिपार्टमेंट उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। राइट, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की वर्किंग को एक्सप्लेन किया गया है रूल नंबर 87 में। रूल नंबर 87 किसको डील करता है? इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डील करता है। ये क्या कहता है? द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर शैल बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म जीएसटी PMT 05 फॉर ईच पर्सन लायबल टू पे टैक्स, interest, penalty, late fee, any other amount on the common portal for crediting the amount deposited and debiting the payment therefrom towards the tax, interest, penalty, fees or any other amount। तो क्या बोला उसने कि हर एक रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कॉमन पोर्टल पे, हर एक रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कॉमन पोर्टल पे हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर बनाते हैं। ठीक है, 2 साइड हो जाएंगी, एक डेबिट साइड हो जाएगी और एक क्रेडिट साइड हो जाएगी। जब आप कैश डिपॉजिट करोगे तो वो कैश डिपॉजिट क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट कर दिया जाएगा। राइट, और जब भी आप इसको यूटिलाइज करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी तो इसे डेबिट कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर। और डेबिट किसके लिए किया जाएगा? सर डेबिट टैक्स के लिए किया जा सकता है, डेबिट इंटरेस्ट के लिए किया जा सकता है, डेबिट पेनल्टी के लिए किया जा सकता है, डेबिट फीस के लिए किया जा सकता है, या फिर अदर सम के लिए किया जा सकता है। तो जब भी आप पेमेंट डिपॉजिट करेंगे तो वो क्रेडिट कर दी जाएगी, और जब आप उसे यूटिलाइज करेंगे तो आपको लेजर को डेबिट कर दिया जाएगा। एनी पर्सन shall generate a challan in the form GST PMT 06 on the common portal and enter the details of the amount to be deposited by him towards the tax, interest, penalty, fees or any other amount। क्या बोल रहा है वो कि भैया आप खुद क्या कर सकते हो, कॉमन पोर्टल पे चालान जनरेट कर सकते हो। चालान आप जनरेट करते हो, PMT 06 फॉर्म यूज होता है, और जब आप चालान जनरेट करते हो तो आप बताते हो कि आप टैक्स के लिए कितना पैसा दे रहे हो। CGST, SGST, IGST, ठीक है। और यहां पर हो गया टैक्स, यहां हो गया इंटरेस्ट, यहां हो गई पेनल्टी, यहां हो गई फीस। राइट, और यहां पर हो गया अदर अमाउंट। तो जब आप चालान भरते हो तो आप बताते हो कि आप CGST में कितना टैक्स दे रहे हो। सपोज करो 10,000 रुपए,
इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, सपोज करो 500 रुपए, पेनल्टी कितने रुपए की दे रहे हो, सपोज करो 100 रुपए, फीस कितनी दे रहे हो 50 रुपए, अदर अमाउंट कुछ नहीं। SGST में टैक्स कितना दे रहे हो 10,000 रुपए, इंटरेस्ट कितना दे रहे हो 500 रुपए, पेनल्टी कितनी दे रहे हो 100 रुपए, फीस कितनी दे रहे हो 50 रुपए। इसके बाद IGST में आपको 6,000 रुपए देने हैं, इंटरेस्ट कोई नहीं देना, पेनल्टी कोई नहीं देनी, फीस कोई नहीं देनी, टोटल बना देंगे। तो आप CGST में 10,000 प्लस 500 प्लस 100 10,650, 10,650 और 6,000 रुपए, 20 6 26 26 और 1300, 27,300 रुपए। तो आप टोटल 27,300 रुपए का कैश डिपॉजिट करोगे चालान के थ्रू, 27,300 रुपए का पेमेंट करोगे चालान के थ्रू। और जब ये 27,300 का आप पेमेंट करोगे तो आप बाकायदा गवर्नमेंट को बताओगे कि गवर्नमेंट, मैं CGST के अंदर 10,000 रुपए टैक्स के दे रहा हूं, CGST के अंदर 500 रुपए इंटरेस्ट के दे रहा हूं, CGST के अंदर 100 रुपए पेनल्टी के दे रहा हूं, CGST के अंदर 50 रुपए फीस के दे रहा हूं। इसी तरीके से SGST में मैं टैक्स का, फीस का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का कितना पेमेंट कर रहा हूं और IGST में मैं कितना पेमेंट कर रहा हूं। मतलब ये जो हमारे हेड्स हैं, ये जो हमारे हेड्स हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मेजर हेड, ठीक है। और ये जो मैंने यूज करा है टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अदर, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं माइनर हेड्स। तो आपको यह बताना है कि आप कौन से मेजर हेड के अंदर कौन से माइनर हेड की पेमेंट कर रहे हो। ये सारी बातें आपको डिटेल में गवर्नमेंट को बतानी है। तुम सीधे 27,300 रुपए जमा कर दो, कहोगे भैया खुद समझ लो कि ये पैसा किसका है। ना भैया, ऐसा नहीं। जब तुम 27,300 रुपए जमा कर रहे हो तो तुम्हें उसका बाइफरकेशन बताना है कि ये 27,300 रुपीस कहां कहां अपोर्शन हुए हैं। CGST में कितने हैं, SGST में कितने हैं, IGST में कितने हैं। और इतना ही नहीं, CGST के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस के कितने हैं, SGST के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस के कितने हैं, IGST के अंदर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस के कितने हैं। मेजर और माइनर हेड में इस अमाउंट को बाइफरकेट करके आपको चालान भरना रहता है, राइट। इसके बाद वो आपसे क्या बोल रहा है, द डिपॉजिट मेड थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग मोड्स। ये मैंने आपको बता दिया कि मोड क्या यूज होगा। इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू हो सकता है, NEFT और RTGS के थ्रू हो सकता है, ओवर द काउंटर के थ्रू हो सकता है। ये बातें मैंने आपको डिस्कस कर ली। इट इज मैंडेटरी टू जनरेट द चलान्स ऑनलाइन ऑन द GST पोर्टल। मैनुअल और फिजिकल चलान्स आर नॉट अलाउड। तो सारा काम ऑनलाइन है, आपको कॉमन पोर्टल पे जाके चलान ऑनलाइन जनरेट करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो वहीं के हाथ पेमेंट हो जाएगी। मैनुअल पेमेंट करनी है तो उस चलान का प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकालने के बाद बैंक में जाओ, ओवर द काउंटर पेमेंट कर दो। देयर इज अ सिंगल चलान प्रिस्क्राइब फॉर ऑल द टैक्सेस, फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट एंड अदर पेमेंट्स टू बी मेड अंडर द GST रेजाइम। तो इसी चलान के अंदर सभी पेमेंट जा रही हैं, CGST की भी, SGST की भी, IGST की भी, UTGST की भी और सेस की भी। तो मेजर और माइनर सब कुछ एक ही चलान के अंदर है। ऐसा नहीं है कि CGST के लिए अलग चलान है, SGST के लिए अलग, IGST के लिए अलग, ना, एक ही चलान है जिसके थ्रू आप GST के अंदर सभी टैक्सेस का पेमेंट कर सकते हो। ई चलान जो आपने जनरेट किया है ये 15 दिन तक वैलिड रहता है। द कमीशन फॉर मेकिंग द पेमेंट थ्रू ई चलान हैज टू बी बोर्न बाय द पर्सन मेकिंग द पेमेंट, ठीक है। अब कई बार जब आप NEFT कराते हो या फिर जब आप RTGS कराते हो तो आपको बैंक को कमीशन देनी पड़ती है। जैसे मान लो ये 27,300 रुपए का मैं NEFT करा रहा हूं, मैंने ये 27,300 रुपए का NEFT कराया। NEFT कहां से होगा, बैंक से होगा। तो जब बैंक NEFT करता है तो ये NEFT के चार्जेस लेता है। बैंक ने अपने चार्जेस कलेक्ट कर लिए से 100 रुपए, तो ये 100 रुपए जो भी चार्जेस आपने बैंक को दिए हैं ये चार्जेस आपको अलग से मेट करने पड़ेंगे। ये इस 27,300 में से डिडक्ट नहीं होंगे, ये गवर्नमेंट बियर नहीं करेगी, ये आपको बियर करने हैं, राइट। इसके बाद कह रहा है एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज टू मेक द पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड थ्रू द कॉमन पोर्टल। तो किसी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट करनी है, मतलब अभी उसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है लेकिन वो लायबल हो गया है पेमेंट करने के लिए, हो सकता है वो चोरी कर रहा हो जिसके चक्कर में उसको पेमेंट करनी पड़ी है, या फिर हो सकता है कि अभी उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आया नहीं है लेकिन उसे सप्लाईज कर दी है और उसको टैक्स का पैसा देना है। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन को पेमेंट करनी है तो उसको एक टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा। उस टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर के थ्रू वो क्या करेगा, कॉमन पोर्टल पे पेमेंट करेगा। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय वे ऑफ NEFT और द RTGS
The mandate form shall generated along with the challan on the common portal and the same shall be submitted to the bank from where the payment is to be made. तो क्या बोल रहा है कि जब भैया आप चालान बनोगे तो चालान में आपसे पेमेंट मोड पूछा जाएगा। जब आप चालान भरोगे तो चालान पे आपसे पेमेंट मोड पूछा जाएगा कि भाई आपको नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करनी है, कि आपको डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, कि क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करनी है, कि आपको यूपीआई कराना है, कि आपको एनईएफटी करना है, कि आपको आरटीजीएस करना है, कि आपको ओवर द काउंटर पेमेंट करनी है। ये सारे पेमेंट मोड वहां पर रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। तो अगर आपने इन दोनों पे टिक किया है कि आपको एनईएफटी करना है या फिर आरटीजीएस करना है, तो इस केस में आपके चालान के साथ साथ एक मैंडेट फॉर्म भी जनरेट होगा। ये मैंडेट फॉर्म क्या होता है सर? ये एक तरीके की परमिशन होती है कि एक बैंक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। किसका बैंक अकाउंट डेबिट होगा? रजिस्टर्ड पर्सन का बैंक अकाउंट डेबिट होगा और जीएसटी डिपार्टमेंट का बैंक अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो मैंडेट फॉर्म जनरेट होता है अलॉन्ग विद दी चालान। ये सिर्फ दो केसेस में, जब आप एनईएफटी और आरटीजीएस के थ्रू पेमेंट करते हो तब। ऑन सक्सेसफुल क्रेडिट of amount in the concerned government account maintained in the authorized bank, a challan identification number will be generated by the collecting bank which will be indicated in the challan। और जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, जैसे ही आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, चाहे वो पेमेंट आपने डेबिट कार्ड से करी हो, नेट बैंकिंग से करी हो, यूपीआई से करी हो, कैसे भी करी हो, अगर आपकी पेमेंट सक्सेस हो जाएगी तो एक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर सिन, CIN, ध्यान है जब सप्लाई पढ़ा रहा था फर्स्ट डे तो CIN का इस्तेमाल आया था कि CIN क्या होता है। तो ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये कब जनरेट होता है? जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, मतलब कि गवर्नमेंट के अकाउंट में जब पैसा चला जाता है तो एक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है और ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रिंट हो जाता है आपके उस चालान पे। The deposit made by one of the modes and in the prescribed manner will be credited to the electronic cash ledger of the taxable person and the common portal will generate a receipt to this effect। तो क्या बोला उसने कि जैसे ही तुम्हारा पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट होगा, इमीडिएटली एंट्री कहां पर आ जाएगी? तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अपीयर होनी शुरू हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाई जैसे ही आपने पैसा गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट किया, वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में वो एंट्री दिखनी शुरू हो जाएगी और कॉमन पोर्टल इस बात की एक रिसीट जनरेट करेगा कि हाँ भाई मेरे को पैसा रिसीव हो गया है, राइट। इसके बाद कहता है कि अगर सिन जनरेट ना हो even after making the payment and the submission of the mandate form or when after the generation it has not been reflected in the common portal, the person making the deposit or the person on whose behalf the deposit has been made can make a representation in the prescribed form through the common portal or e-gateway through which the payment has been made। तो by default by mistake अगर sin generate नहीं होता है तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप कॉमन पोर्टल पे एक एप्लीकेशन डालोगे कि भैया इस दिन को हमने पेमेंट करी थी, इस पेमेंट क्या हमारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया है, ये ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई है, आप इसके क्रॉस वेरीफाई करके चेक कर लीजिए कि पेमेंट आपके अकाउंट में आया है कि नहीं आया। भाई देखते हो ना कि आप बहुत बारी ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपके बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है लेकिन पेमेंट सक्सेसफुल नहीं आती है। होता है कि नहीं होता है? तो उस केस में क्या होता है, आपसे बोला जाता है घंटा 2 घंटा वेट कर लीजिए, सर्वर अभी डाउन है, हो सकता है कि जैसे ही सर्वर ठीक होगा आपकी पेमेंट प्रोसेस हो जाएगी, आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपका अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो जब भी आप पेमेंट करते हो तो एक ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट होती है, उस ट्रांजैक्शन आईडी से अपन ये पता लगा लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुआ कि नहीं हुआ। तो सेम वे में मान लो तुम्हारे अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया लेकिन CIN जनरेट नहीं हुआ, तो आप क्या करोगे? आप कॉमन पोर्टल पे एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, वो फॉर्म आप फिल करोगे, उसमें आप ट्रांजैक्शन आईडी मेंशन कर दोगे, गवर्नमेंट चेक कर लेगी कि भैया गवर्नमेंट को पैसा मिला है कि नहीं मिला है। अगर गवर्नमेंट को पैसा मिल गया है तो वो CIN जनरेट करवा देगी, अगर नहीं मिला है तो आपके पास रिफंड आ जाएगा और आपको दोबारा से पेमेंट करना रहेगा, राइट। इसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर कैसा दिखता है मैंने आपको बता दिया कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो मतलब कैश डिपॉजिट करते हो तो वो इधर आ जाता है, अगर कोई TDS का पैसा आपका कटा है तो वो आ जाता है, TCS का पैसा कटा है तो वो आ जाता है, ये रिसीट साइड पे आता है यानी कि क्रेडिट साइड पे आ जाता है। और डेबिट किसके लिए होता है? डेबिट होता है टैक्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए, पेनल्टी के लिए, फीस के लिए और अदर अमाउंट्स के लिए। मेजर और माइनर हेड मैंने आपको बता दिए कि सर मेजर हेड कौन सा हो गया? IGST,
IGST मेजर हेड है तो उसका माइनर टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, अमाउंट। CGST अगर मेजर है तो उसका टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, अमाउंट, ये सब हो गया। इसके बाद कह रहा है कि क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स अक्रॉस द मेजर और माइनर हेड इज अलाउड। पहले क्या होता था, पहले ये क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड नहीं होता था। जैसे मान लीजिए आपने चालान भरा, राइट, आपने चालान भरा, इसमें आपने CGST का टैक्स का पेमेंट बताया 10,000 रुपये, राइट। आपने SGST का पेमेंट बताया 10,000 रुपये, आपने IGST का पेमेंट बताया 6,000 रुपये। अभी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि आपके पास कोई इंटरेस्ट, कोई फीस, कोई पेनल्टी नहीं है। चलो डाल देते हैं। यहाँ इंटरेस्ट 500 रुपये का है, यहाँ इंटरेस्ट 500 रुपये का है, यहाँ कोई इंटरेस्ट नहीं है, राइट। आपने ये 27,300 रुपये गवर्नमेंट को जमा कर दिए चालान के थ्रू, लेकिन आपकी जो एक्चुअल लाइबिलिटी निकली वो निकली CGST में आपको केवल 8,000 रुपये टैक्स के देने हैं और 200 रुपये इंटरेस्ट के देने हैं। SGST में आपको केवल 8,000 रुपये टैक्स के देने हैं, 200 रुपये इंटरेस्ट के देने हैं। और IGST में आपको कितने रुपए देने हैं? आपको 8,000 रुपये देने हैं। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। तुमने जब चालान भरा था तो तुमने क्या बोला था कि CGST में मेरे को 10,500 रुपये देने हैं, SGST में मेरे को 10,500 रुपये देने हैं और IGST में मेरे को 6,000 रुपये देने हैं। लेकिन जब एक्चुअल लाइबिलिटी निकली तो वो कम निकली। CGST में 8,200 रुपये ही देने हैं, SGST में 8,200 रुपये देने हैं, लेकिन IGST में तुम्हें 8,000 रुपये देने हैं। तो अब तुम्हारे पास क्या हो रहा है? अब तुम्हारे पास सरप्लस बचा हुआ है। इन दोनों में तुम्हारे पास सरप्लस पड़ा हुआ है। कितने रुपए का? तुम्हारे पास 2,300 रुपए का सरप्लस दोनों में पड़ा हुआ है। तो तुम इस 2,300 रुपए के सरप्लस को क्या कर सकते हो? IGST की लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जिस नाम से पैसा जमा हुआ है उसी नाम पे यूज होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने आपको रिलैक्सेशन दे दिया है। कह रहा है कि अगर किसी माइनर हेड में, किसी मेजर हेड में सरप्लस है तो उस सरप्लस को आप किसी दूसरे मेजर और माइनर हेड में क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। यानी कि इस 2,300 रुपए के सरप्लस का इस्तेमाल मैं IGST को पे करने के लिए कर सकता हूं। बात समझ में आए? इसको बोलते हैं क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट अवेलेबल। हालांकि हमने चालान में अलग अमाउंट्स बताई थी, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इन्हें यूटिलाइज कर सकते हैं दूसरे टैक्सेस की पेमेंट करने के लिए। बोलो भाई, यहां तक किसी को अगर डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटी लेजर की तरफ। रूल नंबर 85, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। The electronic liability register shall be maintained in the PMT 01 for each person liable to pay tax, interest, penalty, late fee or any other amount on the common portal, and all the amounts payable by him shall be debited to the said register. The electronic liability register of the person shall be debited by the amount payable towards tax, interest, late fee, any other amount payable as per the return furnished by the said person, and any amount of interest that may accrue from time to time. Payment of every liability by a registered person as per his return shall be made by debiting the electronic credit ledger or the electronic cash ledger, and the electronic liability register shall be credited accordingly. The amount payable on the reverse charge basis or the amount payable under the composition scheme, any amount payable towards the interest, penalty, fee or any other amount under the act shall be paid by debiting the electronic cash ledger, and the electronic liability register shall be credited accordingly. ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। क्या बोला उसने? कह रहा है कि तुमसे अगर कोई भी पैसा लेना है, तुमसे अगर कोई भी पैसा लेना है तो उस पैसे के लिए हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। ये पैसा तुमसे टैक्स का हो सकता है,
ये पैसा इंटरेस्ट का हो सकता है, ये पैसा पेनल्टी का हो सकता है, ये पैसा फीस का हो सकता है, ये पैसा अदर ड्यूज का हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली ये पैसा टीडीएस का हो सकता है, ये पैसा टीसीएस का भी हो सकता है। ठीक है, इन पैसों के लिए आपके अकाउंट को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा, जो पैसा आपसे लेना है। इसके बाद इसे क्रेडिट किया जाएगा जब तुम हमारी लायबिलिटी को क्या कर दोगे, पे कर दोगे। भाई ये पैसा गवर्नमेंट क्या बोल रही है, तुमसे ये पैसा हमें लेना है, और जब तुम ये पैसा हमें दोगे तो सर पैसा कहां से देते हैं, सर पैसा पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कौन सा पैसा दिया जाएगा, सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पैसा दिया जाएगा केवल और केवल टैक्सेस का। और कौन से टैक्सेस का, टैक्सेस अदर देन टैक्स पेबल अंडर आरसीएम। अगर कोई आरसीएम में टैक्स पे करना है तो वो क्रेडिट लेजर से नहीं जाएगा। टैक्स पेबल अंडर आरसीएम वो आपका क्रेडिट लेजर से नहीं जाएगा, टैक्स पेबल अंडर आरसीएम ये हमेशा कैसे जाएगा, कैश लेजर से। और अगर आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए टैक्स पे करना है, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए टैक्स पे करना है तो वो भी क्रेडिट लेजर से नहीं जाएगा। ये पॉइंट वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसने कंपोजिशन स्कीम ली होती है उसके पास क्रेडिट लेजर होता ही नहीं। जब कंपोजिशन स्कीम पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में चर्चा करूंगा कि जिसने कंपोजिशन स्कीम ली होती है उसके पास क्रेडिट लेजर होता ही नहीं है, क्योंकि उसे क्रेडिट नहीं मिलता है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ब्लॉक्ड क्रेडिट, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ली है तो आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, राइट। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से आप केवल टैक्सेस पे कर पाएंगे। कौन से टैक्सेस आप नहीं दे पाएंगे, आरसीएम के अंडर अगर आपको टैक्स पे करना है तो वो टैक्सेस का क्रेडिट लेजर से पेमेंट नहीं होता है। कंपोजिशन स्कीम में अगर टैक्स देना है तो उसके लिए क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बाद आप किसका इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का इस्तेमाल किसके लिए हो सकता है, सर किसी अमाउंट के लिए भी हो सकता है, टैक्सेस के लिए भी हो सकता है, इंटरेस्ट के लिए भी हो सकता है, पेनल्टी के लिए भी हो सकता है, फीस के लिए भी हो सकता है, और अदर अमाउंट के लिए भी हो सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आया। तो जब आपसे पैसा लेना था तो आपके अकाउंट को डेबिट किया गया, और जब आपने पेमेंट करी, पेमेंट ऑब्वियस है दो ही तरीके से हो सकती है, या तो क्रेडिट लेजर से हो सकती है या तो कैश लेजर से हो सकती है। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके क्रेडिट और कैश लेजर को डेबिट कर दिया जाएगा, और आपके लायबिलिटी लेजर को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, जब आप पेमेंट करेंगे तो आपके क्रेडिट और कैश लेजर को डेबिट किया जाएगा, और आपके लायबिलिटी लेजर को क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। दिस इज द ओनली थिंग दैट इज अवेलेबल इन दी लायबिलिटी लेजर। ठीक है, इसे एक बार रीड कर लेना, दिक्कत नहीं आएगी, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है। अब बात करते हैं रूल नंबर 86 की। रूल नंबर 86 किसकी बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात करता है। द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी मेंटेन्ड इन द फॉर्म GST PMT 02 फॉर ईच रजिस्टर्ड पर्सन eligible for ITC under the Act on the Common Portal, and every claim of ITC under the Act shall be credited to the said ledger। तो तुम जो भी ITC क्लेम करोगे GSTR 3B में, जो भी ITC तुम क्लेम करोगे GSTR 3B में, वो तुम्हारे इस क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दी जाएगी। द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी डेबिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी। तो जैसे ही तुमने टैक्सेस का पेमेंट करने के लिए क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल किया, तुम्हारा क्रेडिट लेजर डेबिट हो जाएगा। ITC कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर द टैक्स पेबल अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये बात अभी मैंने समझा दी कि क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल कभी भी आरसीएम वाले टैक्स को पे करने के लिए नहीं हो सकता है। आरसीएम वाला जो टैक्स है वो आपको कैश लेजर से ही पे करना होता है। वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड द रिफंड of any tax that has been paid wrongly or in excess through the electronic credit ledger, the said refund, if found admissible, will be credited to the electronic credit ledger। क्या बोल रहा है, कह रहा है कि सर अगर तुम्हारा कोई रिफंड था, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की बात करते हैं,
इसकी डेबिट साइड, इसकी क्रेडिट साइड। तो जो तुमने आईटीसी सेल्फ असेस किया है वो यहां पर क्रेडिट कर दिया जाएगा, राइट। इसके बाद अगर तुमने टैक्सेस को पे करने के लिए यूज किया इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर ओनली फॉर टैक्स अदर देन आरसीएम, इसके लिए तुमने यूटिलाइज कर लिया। अब मान लीजिए आपने इसका रिफंड मांग लिया था अंडर सेक्शन 54 और अब ये कह रहा है कि भाई ये जो रिफंड है ये तुम्हें रॉन्गली दे दिया गया था, तो इसे वापस से क्या कर दिया जाएगा, तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा। रिफंड रॉन्गली अलाउड, इसे रिवर्स कर दिया। मतलब मान लीजिए आपको पहले 10,000 रुपए का रिफंड दिया गया और इसमें से लगा कि 2,000 रुपए का रिफंड गलत दे दिया है, तो जितना रिफंड गलत दिया है वो रिफंड वापस से क्या कर दिया जाएगा, आपके क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके, फिर क्या बोलता है आपसे, कॉमन पॉइंट्स क्या है। कॉमन पॉइंट्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के और क्रेडिट लेजर के। वेयर अ पर्सन हैज क्लेम्ड द रिफंड ऑफ एनी अमाउंट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कैश और द क्रेडिट लेजर, द सेड अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश और द क्रेडिट लेजर। बता चुका हूं। If the refund so claimed is rejected either fully or partly, the amount debited earlier to the extent of rejection shall be credited to the electronic cash or the credit ledger by the proper officer by an order made in the prescribed form। ये भी मैंने आपको बता दिया कि पहले आपको रिफंड दे दिया गया लेकिन बाद में पता लगा कि रिफंड गलत है, तो जितना रिफंड गलत है जो रॉन्गली अलाउ कर दिया गया है वो वापस से क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट जो है बच्चे वो आपके कैश लेजर पे भी लगता है। यहां पर भी लिख देते हैं कि आपने रिफंड क्लेम किया है और बाद में आपका रिफंड जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, जैसे यहां पर तुमने 8,000 रुपए का रिफंड मांगा लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि बाबू 6,000 रुपए का रिफंड गलत है, तो तुम्हारे 6,000 रुपए वापस से क्या कर दिए जाएंगे, कैश लेजर में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। पहले अलाउ हो गया और बाद में प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि यार ये गलत अलाउ हो गया, तो वो वापस से क्या कर दिया जाएगा, आपके कैश या फिर क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। राइट, चलिए यहां तक अगर आपको कुछ डाउट है कैश लेजर में, लायबिलिटी लेजर में, तो पूछिए। चैप्टर समाप्त हो गया है। चलिए लास्ट सेक्शन आता है इस चैप्टर का, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, सेक्शन 50। एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स फेल्स टू पे द टैक्स और एनी पार्ट देयर ऑफ टू द गवर्नमेंट within the period prescribed shall for the period for which the tax or any part thereof remains unpaid pay on his own interest at the rate of 18% per annum for the period of delay. A taxable person who makes an undue or excess claim of ITC or undue or excess reduction in output tax liability shall pay interest on such undue or excess claim etc. at 24% per annum. ध्यान से समझिएगा, सेक्शन नंबर 50 ने आपको दो इंटरेस्ट बताए। सेक्शन नंबर 50 ने आपको दो इंटरेस्ट की बात करी। सब सेक्शन 1 कहता है कि सर आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 18% पर एनम अगर आप डीले करोगे इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर आप डीले करोगे इन पेमेंट ऑफ टैक्सेस तो सर आपको 18% पर एनम के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल सितंबर 19 की जो टैक्स लायबिलिटी थी जो हमें पे करनी थी वो थी सपोज ₹10,000, राइट। और ये सितंबर 19 की लायबिलिटी अपन ने पे करी 15 नवंबर 19 को, जबकि इसकी ड्यू डेट जो थी वो थी 20 अक्टूबर 19 की।
तो तुम्हें 20 अक्टूबर 19 को ये 10,000 रुपए देने चाहिए थे, लेकिन तुमने ये 10,000 रुपए गवर्नमेंट को कब दिए? तुमने ये 10,000 रुपए गवर्नमेंट को 15 नवंबर 2019 को दिए। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? सर गवर्नमेंट कहती है कि बाबू अब आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट, खाली 10,000 रुपए से काम नहीं चलेगा, हमें इस 10,000 पे आपसे 18% का इंटरेस्ट चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ डिले। डिले कितना हुआ है? सर डिले हुआ है 26 डेज का। डिले हुआ है आपका 26 डेज का। सर 26 कैसे आया? 26 ऐसे आया कि 21 अक्टूबर से 15 ऑफ नवंबर तक आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे। 21 अक्टूबर से 15 ऑफ नवंबर, डिले कितने दिन का हो गया? डिले हो गया 26 डेज का। तो 10,000 पे 18% आपको देना पड़ेगा 26 दिन के लिए। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो भी इंटरेस्ट आएगा ये इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद ₹10,000। मैं कैलकुलेट कर देता हूं, कैलकुलेट मैं कर देता हूं। 10,000 पे 18% इंटू 26 डिवाइडेड बाय 365, तो ये 128 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। तो अब आप जब 15 नवंबर को पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट जो होगी वो होगी 10,128 रुपए। ये सब सेक्शन 1 बोलता है जब तुम डिले करते हो पेमेंट में। सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 कहता है कि बाबू अगर तुमने अनड्यू या फिर एक्सेस आईटीसी ले लिया, या फिर तुमने अनड्यू या फिर एक्सेस रिडक्शन कर दिया इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में। अब देखो, डिले इन पेमेंट ऑफ टैक्स का मतलब क्या हुआ? देरी हो गई। भाई 10,000 रुपए देने थे लेकिन देरी से दिए, 10,000 में कुछ गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर तुम दिमाग लगा के चोरी कर रहे हो, तुम्हारा करेक्ट आईटीसी बनता है, तुम्हारा करेक्ट आईटीसी बनता है 10,000 रुपए, लेकिन तुम रॉन्गली 12,000 रुपए अवेल कर रहे हो, तो तुमने 2,000 रुपए का एक्सेस आईटीसी ले लिया। गवर्नमेंट कहती है देखो देरी हमें मंजूर है लेकिन चोरी मंजूर नहीं है। तुमने क्या किया है? तुमने 2,000 रुपए से तुमने एक्सेस में 2,000 रुपए का आईटीसी लेके अपनी टैक्स लायबिलिटी 2,000 रुपए से कम कर ली। तो ये जो तुमने एक्सेस का 2,000 आईटीसी लिया है, ये 2,000 तो हम वापस लेंगे ही लेंगे, इसके साथ हम आपसे 24% पर एनम का इंटरेस्ट भी लेंगे। अब जैसे सपोज करो आपने ये अवेल किया था 20 अक्टूबर 2019 को, और आपसे ये रीक्लेम किया जा रहा है, आपसे ये रीक्लेम किया जा रहा है या फिर रिकवरी करी जा रही है आपसे, मान लेते हैं 1 Feb 2020 को। तो अब आपसे इंटरेस्ट कितने दिन का चार्ज होगा? आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 21 अक्टूबर से लेकर 1 Feb 20 तक। डेज काउंट करिए जरा, कितने होते हैं? सर अगर आप डेज काउंट करेंगे तो अक्टूबर के निकलेंगे 11 डेज, नवंबर के निकलेंगे आपके पास 30 डेज, दिसंबर के आपके पास निकलेंगे 31 डेज, जैन के निकलेंगे आपके पास 31 डेज, और फेब के आ जाएगा आपके पास एक दिन। तो 11 + 30 41, 41 + 31 72, 72 + 30 102, 103, 104। तो आपका 104 डेज का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 2,000 पे 24% चार्ज किया जाएगा 104 दिन का। बात समझ में आया? तो जब भी आप चोरी कर रहे हो, अनड्यू जरूरत नहीं थी लेकिन आपने जबरदस्ती आईटीसी ले लिया, या फिर आपने एक्सेस आईटीसी ले लिया, या फिर अनड्यू और एक्सेस आपने रिडक्शन कर दिया आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, आपकी टैक्स लायबिलिटी निकलती है 1 लाख रुपए, लेकिन आपने हेरा फेरी करके आपने बताया गवर्नमेंट को कि मेरे 80,000 बनते हैं, आपने 20,000 रुपए से टैक्स लायबिलिटी कम कर दी, ठीक है ना? तो आपको फिर उस 20,000 पे रिकवरी तो होगी ही होगी, साथ के साथ क्या लगेगा? इंटरेस्ट भी लगेगा एट द रेट ऑफ व्हाट? एट द रेट ऑफ 24%। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट दिन पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।
टाटा, बाय बाय, टेक केयर।